सभी को नमस्कार। अभी हम लोग CTET का PYQ कर रहे हैं। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने वर्ष 2011 में आयोजित CTET का PYQ किए। आज हम लोग 2021 का PYQ करेंगे। बीच का हम इसके लिए अभी रोक दिए हैं क्योंकि अब परीक्षा बहुत नज़दीक है। कम समय में अच्छी तैयारी के लिए पैटर्न जो बदला है पिछले साल से, तो बदले हुए पैटर्न पे हमको क्वेश्चन आंसर देख लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और बहुत सारे छात्रों का ये रिक्वेस्ट भी आया था कि सर 2021 का आप बताइए। ठीक है, तो सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग वर्ष 2021 में आयोजित हुए CTET के परीक्षा का PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। और उसमें भी मैं गणित का कंटेंट वाला सवाल यानी कि न्यूमेरिकल सवाल जो होगा उसको हम लोग देखेंगे। तो आज हम लोग 1 जनवरी 2021 को आयोजित हुई पेपर 1 का परीक्षा CTET का हम लोग गणित का PYQ करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला सवाल। चलिए, आपके सामने पहला सवाल यह है कि एक स्कूल में 96 यानी 96 शिक्षकों में से कुल शिक्षक कितने हैं? 96 है। उसमें से 3/8 शिक्षक, 3/8वां भाग, यहां भाग होगा या समझ लीजिएगा, 3/8 भाग शिक्षक 10वीं की कक्षा में पढ़ाते हैं। कुल शिक्षक कितने हैं? 96 है। उसमें से 3/8 भाग शिक्षक जो है वो 10वीं को पढ़ाते हैं। यदि 10वीं के शिक्षकों का, अब 10वां को जितना शिक्षक पढ़ाते हैं उसमें से 2/9 भाग गणित विषय पढ़ाते हैं, तो वे 10वीं के शिक्षक जो गणित नहीं पढ़ाते हैं उसकी संख्या क्या है? देखिए, आपको क्या कहा जा रहा है कि कुल शिक्षक 96 है, उस पूरे स्कूल में 96 शिक्षक है, और 10वां में पढ़ाते हैं उसका 3/8 भाग पढ़ाते हैं। ठीक है, तो हम 96 का 3/8 भाग निकाल लेंगे, पता चल जाएगा कि 10वां में कितना शिक्षक पढ़ाते हैं। अब 10 में जो शिक्षक है वो विभिन्न विषय पढ़ाते हैं, तो कहता है 10वां के शिक्षक जो भी हैं उसमें से 2/9 भाग जो है गणित पढ़ाते हैं। तो कितने ऐसे हैं जो नहीं पढ़ाते हैं? तो पहले 10वां का शिक्षक निकालेंगे, फिर गणित पढ़ाने वाले निकालेंगे, फिर नहीं पूछ रहा है तो कुल में से पढ़ाने वाले को निकाल देंगे, तो जो नहीं पढ़ाते हैं उसकी संख्या निकल जाएगी। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया है। दिया है कुल शिक्षकों की संख्या। कुल शिक्षकों की संख्या कितना दिया हुआ है? बिल्कुल सही, 96। पूरे स्कूल में 96 शिक्षक हैं। उसमें से कितना पढ़ाते? 10वां को कितना पढ़ाते हैं? तो 10वीं को पढ़ाने वाले संख्या, 10वीं को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, 10वीं को पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, शिक्षकों की संख्या। तो कुल 96 का 3/8 भाग पढ़ाते हैं। 96 का 3/8 हम लोग लिख देंगे। ठीक है, अब 96 का मतलब होता है गुना 3/8। देखिए, ये दोनों जो है ना विभाजित हो जाएगा। 4 दूनी 8, 48 दूनी 96, फिर विभाजित हो जाएगा। 2 दूनी 4, 24 दूनी 48। अब देखिए फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 12 दूनी 24, यानी ये आपको हो गया 12 गुने, यहां 3 बच गया है, यहां आपको बच गया है 12, और यहां आपको बच गया है 3, और बट्टे में 1 बचा है, यानी 12 × 36/1, यानी कुल 36 शिक्षक जो हैं 96 में, कुल 36 शिक्षक जो हैं वो 10वां को पढ़ाते हैं। इतना तो निकल गया। अब 10वां में गणित कितना पढ़ाते हैं? 96 कुल शिक्षक में 36 10वां को पढ़ाते हैं, निकल गया। अब लिखेंगे 10वीं को गणित पढ़ाने वाले शिक्षक, 10वीं को गणित पढ़ाने वाले शिक्षक, 10वीं को
गणित पढ़ाने वाले शिक्षक। तो 10वां में 36 पढ़ाते हैं और उसमें गणित कितना पढ़ाते हैं, 2/9 भाग। तो 36 का 2/9 भाग, यानी 36 का मतलब गुना 2/9, 9 एकम 9, 9 चौके 36, 4 दूनी 8 शिक्षक है जो गणित पढ़ाते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कुल 96 शिक्षक स्कूल में थे, उसमें से 36 शिक्षक 10वां को पढ़ाने वाले थे, और उस 36 में से 2/9 भाग यानी कि 8 शिक्षक हैं जो गणित पढ़ाते हैं। तो कितने नहीं पढ़ाते हैं, तो 10वां के शिक्षक 36 हैं, 8 पढ़ाते हैं, तो कितने नहीं पढ़ाते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे। लिखेंगे अब गणित नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। गणित नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या, गणित नहीं पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या। कहां, 10वीं को, 10वीं को, 10वीं को। तो 10वीं में कुल कितना है, 36 है, उसमें से 8 पढ़ाते हैं, उसको निकाल दीजिए, कितना बच जाएगा, 28 बच जाएगा। यानी 28 शिक्षक ऐसे हैं जो गणित नहीं पढ़ाते हैं। अब 28 हम ऑप्शन में खोजेंगे तो सी में है, यानी कि आपका सी बिल्कुल सही जवाब है। हमको लगता है आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझेंगे तो दोबारा सुनिए। कुल का हमने पहले 10वां में कितना पढ़ा था उसको निकाले, 10वां में जो संख्या आ गया उसमें से कितना गणित पढ़ाते हैं वो संख्या निकाले, तब पूछता कितना नहीं पढ़ाता है, तो 10वां के संख्या में से नहीं पढ़ाने वाले को निकाल दिए, निकल गया कि कितने शिक्षक हैं जो गणित नहीं पढ़ाते हैं। 28 आपका आंसर हुआ, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। इस तरीका से आप सी को 7 नेक्स्ट कर दीजिएगा। आपके सामने दूसरा सवाल पूछा गया था 2021 के 1 जनवरी को कि इसका मान बताइए। तो हम लोग सॉल्यूशन में क्या करेंगे, पहले इसको लिखेंगे, 1/2 घटाओ छोटी कोष्ट 2/3 घटाओ 4/5। आप जानते हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट की क्रिया होती है, तो इधर अभी कुछ नहीं करना है, सिर्फ ब्रैकेट की क्रिया करना है हमको। क्लियर है, ध्यान से देखिएगा, 1/2 घटाओ, इसके अंदर देखिए अलग अलग हर है, यानी असमान हर है, इसका पहले हम लोग एलसीएम ले लेंगे, लघुत्तम ले लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम दोनों का गुना ही हो जाएगा, 3 बचे 15, यहां हम लोग लिख देंगे 15। अब 3 से लगाएंगे, 3 बचे 15, 5 बार में विभाजित होगा तो 5 से गुना हो जाएगा ऊपर में, 2 गुने 5 हो जाएगा। घटाओ 5 तिया 15, 3 बार में विभाजित होगा तो 3 से गुना हो जाएगा, इसको 4 गुने 3। अब देखिए इसको लिखेंगे हम लोग, 1/2 घटाओ 2 पंचे 10 घटाओ 4 तिया 12 बटे 15। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, 1/2 घटाओ, यहां 15 रहेगा ही रहेगा, यहां एक प्लस में है और यहां एक माइनस में है, दो अलग अलग है, एक प्लस में और एक माइनस में है। हमने बताया है बेसिक क्लास के दौरान कि जब दोनों अलग अलग चिन्ह में हो तो जिसमें से जो घटे घटा देना चाहिए और उसका चिन्ह लगा देना चाहिए, सिंपल तरीका। तो यहां 12 में से 10 घट जाएगा, 12 में से 10 घटेगा तो 2 बचेगा, और जिसमें से घटा है 12 में से घटा है तो 12 का चिन्ह लग जाएगा माइनस। बस इतना ही करना है आपको। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट की क्रिया तो हो गई, अब ब्रैकेट को हटाएंगे, अब ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे, यहां पर हटाते हैं, 1/2 घटाओ। अब इसको हम हटाएंगे तो बीच में कोई चिन्ह तो है नहीं, तो ये गुना हो जाएगा -2/5। एक माफ कीजिएगा, चिन्ह का गुना हो जाएगा, चिन्ह का गुना हो जाएगा। तो चिन्ह का गुना कैसे होता है, प्लस गुना प्लस रहता है तो भी प्लस होता है, माइनस गुना माइनस रहे तो भी प्लस होता है, प्लस गुना माइनस रहे तो माइनस होता है, माइनस गुना प्लस रहे तो माइनस होता है। दोनों प्लस है तो गुना प्लस, दोनों माइनस है तो प्लस, अलग अलग है, प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो तो क्या होगा, माइनस होगा। यहाँ तो एक ही चिन्ह है तो माइनस गुना माइनस, एक ही चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 2/15। अब 15 और 2 का लघुत्तम आप निकाल लीजिए, है ना, 2 और 15 का एलसीएम दोनों गुना ही हो जाएगा, 15 दूनी 30। तो 2 से भाग आएंगे 30 में तो 15 दूनी 30, 15 बार में तो 15 से गुना हो जाएगा 1 को,
1 गुना 15 प्लस है यहाँ तो प्लस दे दीजिए। 15 दूनी 30, 2 बार में तो 2 से गुना हो जाएगा 2 को। ये आपको हो गया 15 गुना 1 15 प्लस 2 दूनी 4 बटे 30। 15 4 19 होता है बटे 30। यही आपका आंसर हो गया। ऑप्शन में खोजेंगे तो ये आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप डी टिक करके सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। क्लियर है? इसको हटाए, या चिन्ह गुना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, चिन्ह का यहां गुना होगा। ठीक है, फिर दोनों को हम भिन्न का योग कर दिए तो 19/30 हमको आ गया। इस तरीका से मेरा ऑप्शन डी सही है। डी को टिक कर देना है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और चिन्ह के बारे में हम बताए हैं, जब दो समान चिन्ह हो, दोनों प्लस हो चाहे दोनों माइनस हो, तो दोनों का गुना प्लस ही होता है। अलग अलग चिन्ह हो, एक प्लस एक माइनस चाहे एक माइनस एक प्लस, तो दोनों का गुना क्या होता है? माइनस ही होता है। इसलिए दोनों चिन्ह समान था, इसलिए प्लस हो गया था। फिर हम लोग भिन्न का योग कर दिए। चलिए, तीसरा सवाल कहता है कि संख्या 4782 और संख्या 32170 में 7 के अंकित मूल्यों के बीच का अंतर यानी घटाव कितना होगा, व्यवकलन कितना होगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, अंकित मूल है यानी फेस वैल्यू। हम बताए थे कि किसी भी संख्या का अंकित मूल या अंकित मान वही होता है जो वो संख्या होता है ना। आप यहां पे इसका स्थानीय मान समझने का भूल मत कीजिएगा। स्थानीय मान जैसा स्थान होता है वैसा बदलते रहता है, लेकिन अंकित मूल्य जो होता है फेस वैल्यू वही रहता है, चाहे वो कहीं भी रहे। तो हम लोग इसको सॉल्यूशन में क्या करेंगे, लिखेंगे। बहुत आसान सवाल है। अंकित मूल्य के बाद चल रहा है फेस वैल्यू का, यानी कि किसी भी संख्या का जो अंकित मान होता है वो वही अंक होता है जिसका मान पूछा जाता है ना। स्थानीय मान पूछता तो वो बदलता। लिखेंगे 4782 में 7 के स्थानीय, 7 के अंकित मान या मूल्य 7 है तो 7 ही होगा, है ना। स्थानीय मान पूछता तो ना, इसमें तो शून्य होता। अंकित मान कह रहा, फेस वैल्यू 7 का 7 ही होगा। इसमें भी 7 के अंकित मूल्य या अंकित मान या मूल्य क्या होगा, 7 का 7 ही होगा। अंतर पूछ रहा है, अंतर यहां भी 7 है यहां भी 7 है, अंतर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही है ना। ये अंकित मान पूछा जा रहा है ना। यदि स्थानीय मान पूछता तो कुछ और आंसर आता, है ना। मान लीजिए बहुत सारे बच्चे गलती क्या करेंगे, इसमें इसका स्थानीय मान निकाल देंगे, इसमें इसका स्थानीय मान निकाल देंगे। गलती कहां होती सो देखिए, स्थानीय मान निकालेगा तो 7 पे डबल 0, एक 7 हो जाएगा, 2 अंक 2 शून्य हो जाएगा। इसमें 32 1 70 है, इसमें ऐसे करेगा तो 7 एक अंक 0, दोनों का अंतर करेगा तो 700 माइनस 70 करेगा, ये 630 आएगा। वो बच्चा इसमें टिक कर देगा, जो कि बिल्कुल गलत होगा। वो तब होता जब यहां पे स्थानीय मूल्य लिखा रहता या स्थानीय मान लिखा रहता, है ना। चलिए, इसके ऊपर भी अंकित मान और स्थानीय मान के ऊपर भी हमने बेसिक क्लास में बताया हुआ है। आप लोग जो नए हैं वहां जाके आप देख लीजिए, बोर्ड मास का नियम, ये सब जितना आज उपयोग हो रहा है ये सारा हम बताए हुए हैं। समझ गए? अंकित मूल्य जो अंक का पूछा जाता है वही अंक होता है। तो यहां भी 7 का 7, यहां भी 7 का 7 माइनस 0। यदि स्थानीय मान पूछता तब ऐसे बनाते, स्थानीय मान नहीं पूछ रहा इसलिए हमको इसके ऊपर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ अंकित मान मान रहा है। नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने चौथा सवाल है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन पूर्ण संख्याओं के लिए सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, सवाल पे ध्यान दीजिएगा, सत्य नहीं है। किसके लिए कहता है, तो पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या भी हम पढ़ाए हुए हैं, शुरू में ही शुरू किए थे। अंक संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ये सब हम बताए थे। तो पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या के समूह में। प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इस तरीका से अनंत तक गिनती कभी खत्म नहीं होता है। तो ये प्राकृतिक संख्या हो गया।
जहां से हम लोग गिनती करते हैं ये प्राकृतिक संख्या हो गया। प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का समूह बनता है। यानी शून्य से आगे अनंत तक 12, 13 लाख, 2 लाख जो उतना जाना चाहिए, है ना। ये सारा क्या होता है, शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाता है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होता है, आगे अनंत तक जाती है। तो प्राकृतिक संख्या के समूह में शून्य शामिल कर देने से पूर्ण संख्या का समूह बनता है। ये आपको पूर्ण संख्या हो गया। कहता है इसमें a प्लस बी बराबर बी प्लस ए होगा, a माइनस बी बराबर बी माइनस ए होगा, a गुना बी बराबर बी गुना ए होगा, या a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इसको एक साथ कर देंगे ब्रैकेट में, तो क्या ऐसा होगा। तो कौन सा गलत है यही खोजना है ना। तो हम क्या करते हैं, इसमें ए बी सी उपयोग आया है, कुछ मान लेते हैं। माना कि a बराबर कितना मान लीजिएगा, 2 मान लीजिए, b बराबर कितना मान लीजिएगा, 3 मान या 5 मान लीजिए, c बराबर क्या मान लीजिएगा, मान लीजिए 6 मान लीजिए। कुछ भी मान लेना है, 1 2 3 4 5 में से कुछ भी मान लेना है। पहला चेक करेंगे ए नंबर का। कहता है a प्लस बी बराबर b प्लस ए है कि नहीं है। तो a के बदले में क्या दे देंगे, 2 प्लस b के बदले क्या देंगे, 5 बराबर b के बदले 5 प्लस a के बदले 2। तो 5 2 7 बराबर 7। ये तो बराबर हो रहा है, यानी ये सही है। ये क्या है, सही है। अब दूसरा हम लोग b में देखेंगे। यहां कह रहा है a माइनस बी, a माइनस बी अब बराबर b माइनस ए। a हम क्या मान लिए, 2 ना, तो लिखेंगे 2 घटाओ b के बदले क्या लिखेंगे, a के बदले 2, b के बदले 5 लिखेंगे, बराबर इधर लिखेंगे b के बदले 5 घटाओ a के बदले 2। जिसको जो माने हैं वहां पे रख के देख लेते हैं कि बराबर होता है कि नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा, यहां पे एक प्लस में है और एक माइनस में है। तो अलग अलग जब चिन्ह हो तो हम लोग क्या करते हैं, जिसमें से जो घटता है घटा देते हैं, और जिसमें से घटता है उसका चिन्ह लगा देते हैं। यहां 5 में से 2 घटेगा, तो 5 में से 2 घटेगा कितना हो जाएगा, बिल्कुल सही 3 हो जाएगा। घटा किस में से, 5 में से, तो 5 का चिन्ह हो जाएगा यहां माइनस। यहां देखिए 5 है और यहां 2 है, तो 5 में से 2 गया 3, चिन्ह होगा प्लस का। दोनों बराबर तो नहीं हुआ, यहां -3 आ रहा है, यहां +3 आ रहा है, बराबर तो नहीं हुआ। लेकिन ये कह रहा है कि बराबर है, तो ये बराबर दे के इसको काट दीजिए, बराबर नहीं का चिन्ह दे दीजिए, बराबर नहीं का चिन्ह दे दीजिए। यानी कि ये नियम यहां पर सूट नहीं करता है, क्योंकि यहां -3 आ जाता है, यहां +3 आ जाता है। यही आपका आंसर होगा। नहीं पूछ रहा है ना, ये यहां पर फॉलो नहीं करता है, यही आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए अगला चेक करते हैं, सी का चेक करते हैं। मान लीजिए सी में कहता है a गुना बी बराबर b गुना ए। तो a का मान 2 गुने b का मान 5, b का मान 5, a का मान 2। तो 2 पंचे भी 10 और 5 दूनी भी 10। ये तो सही है, ये दोनों बराबर तो हो जाता है। यहां पर एक माइनस में आता है, एक प्लस में आता है, माइनस वाला काम नहीं करता है। इसको भी चेक कर लीजिए, डी वाले को, डी में चेक कर लीजिए क्या है, a प्लस बी छोटी कोष्ठ बंद सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, यहां बड़ी कोष्ठ। ध्यान दीजिएगा, a प्लस बी छोटी कोष्ठ में बंद है। a का मान कितना माने थे, 2, प्लस b का मान कितना माने थे, 5, प्लस c का मान कितना माने थे, 6। इधर क्या हो जाएगा, a का मान 2 प्लस b का मान 5, c का मान 6। अंतर क्या है, यहां ब्रैकेट और पहले सी क्रिया होगी, तो 5 2 7 प्लस 6, यहां 2 पहले सी क्रिया होगी, 6 5 11, तो 7 6 13, इधर 11 2 13, बराबर तो आ गया। यानी ये भी नियम ठीक है, ये भी नियम ठीक है, ये भी नियम ठीक है, बस एक माइनस वाला काम नहीं कर रहा है, यानी कि ये उपयुक्त नहीं है यहां के लिए, ये सत्य नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन बी सही है। आप बी दे के सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। और एक चीज जान लीजिए कि जोड़ और गुना में बहुत सारा नियम काम करता है, लेकिन घटाव और भाग में बहुत सारा नियम काम नहीं करता है, लगभग नहीं करता है। इस चीज का गांठ बांध लीजिए आप लोग कि जैसे करमबीनी मेहता नियम हुआ, वो आगे आपको बताएंगे आएगा, तो शास्त्र नियम हुआ, ये सब आपको प्लस, ध्यान दीजिएगा, प्लस
और गुना इसमें काम करता है, लेकिन घटा और भाग में काम नहीं करता है। बहुत सारा नियम, लगभग लगभग बहुत सारा नियम प्लस और गुना में काम करता है, माइनस और भाग में काम नहीं करता है। यहाँ प्लस गुना प्लस था, इन तीनों में काम कर रहा था, माइनस वाला है तो काम नहीं किया। ठीक है ना, ये आपको आगे और कंसेप्ट क्लियर होगा। और यहां पर हम ए का मान 2, बी का मान 5, सी का मान 6 माने हैं। आपकी इच्छा हो तो आप 1 मान लीजिए इसको, 2 मान लीजिए इसको, 3 मान लीजिए इसको, फिर भी वही समान आंसर आएगा। आप कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है ना। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आपके सामने 5वां सवाल कहता है कि जब किसी संख्या को, कौन सी संख्या को पता नहीं, जब किसी संख्या को 6 से विभाजित करने के लिए कहा, कितना से कहा कि 6 से भाग दो, तो रानी ने उसे 9 से भाग दे दिया। बोला 6 और कर दिया 9, बोला 6 से भाग करो, 9 से भाग कर दी। उससे भागफल 21 और शेषफल 3 मिला। बोला कि 6 से भाग करो, लेकिन 9 से भाग कर दी। 9 से जब भाग की तो भागफल मिला उसको 21, शेषफल मिल गया है 3। अपनी गलती का एहसास होने पर उसने संख्या को 6 से विभाजित किया। फिर बाद में पता चला उसको कि हम तो गलती कर बैठे हैं, हमको तो कहा गया था क्या कि 6 से भाग करो, हम तो 9 से कर बैठे हैं। अब तो भाग कर बैठी थी, तो 21 भागफल और 3 शेषफल मिल चुका था, है ना। अब वो पुनः 6 से कहता है कि गलती तो हो गया है, फिर उस संख्या को 6 से भाग करती है। अब आपको यह बताना है कि 6 से जब वो भाग की, अब कितना भागफल और शेषफल उसको मिलेगा। चलिए, बहुत आसान सवाल, हम इसका सॉल्यूशन यहां करते हैं, ठीक है। यहां देखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। देखिए भाग में क्या होता है, यहां भाज्य में जब भाजक से भाग देते हैं तो यहां पर क्या आता है, बिल्कुल सही भागफल आता है, और घट के क्या बचता है, बिल्कुल सही शेषफल बचता है। तो किसमें भाग देना है बता नहीं रहा है, लेकिन ये क्या किया, 6 से विभाजित करने के लिए कहा तो 9 से भाग कर दिए। यानी भाजक यहां पर क्या, अच्छा एक मिनट, इसका एक नियम होता है कि पिछला जो है ना भाज्य बराबर, पिछला क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, ये दोनों गुना हो जाता है और ये जुट जाता है। भाजक गुना भागफल, भाजक गुना भागफल प्लस शेष या शेषफल, ठीक है ना। जिससे भाग देते हैं भाजक, जिसमें भाग देते हैं भाज, जितना यहां पर लगता है भागफल, और जो बचता है घट के वो शेषफल। इसमें एक संबंध है कि भाज्य बराबर, यानी ये बिचला बराबर क्या होता है, ये दोनों गुना और प्लस ये जोड़, तो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है। यदि इस दोनों गुना करके इसको जोड़ते हैं और इतना आ गया, तो इसका मतलब मेरा भाग बिल्कुल, विभाजन बिल्कुल सही हुआ है। हमने इसी को लिख दिया है कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। अब सवाल कह रहा है कि 9 से भाग दिया था, भागफल कितना आ गया था 21, और शेषफल कितना बच गया था 3। ध्यान दीजिएगा, भाज्य के जगह 9, भागफल के जगह 21, शेषफल की जगह 3 दे दीजिए। भाज्य रहने दीजिए, भाज्य रहने दीजिए, भाजक के जगह 9 गुना भागफल की जगह 21 आ गया, प्लस शेषफल की जगह 3 आ गया। तो पहले गुना फिर जोड़ की क्रिया होती है, बोर्ड में हम बताए हुए हैं कि पहले गुना की क्रिया फिर जोड़ की क्रिया। दोनों को कीजिए, देखो 1 नमा 9, 2 नमा 18, 21 गुना 9 189 प्लस 3, यानी 192 संख्या था। वो संख्या कितना था, वो संख्या कितना था, ये भाज्य कितना था, ये भाज्य कितना था 192 हमने प्राप्त कर लिया इन तीनों से। अब इस संख्या को क्या करती है, 6 से भाग देती है। संख्या तो प्राप्त हो गया हमको, गलती जो की उससे हम संख्या निकाल लिए, भाज्य क्या था। अब इस 192 को 6 से भाग करती है, तो 6 3 से लगाएंगे, क्या लगेगा 18, घट के आएगा 1, यहां उतरेगा 2, तो 6 दूनी 12, यानी यहां तो कुछ नहीं बचा, शेष तो 0 हो गया। शेष क्या हो गया, शेषफल तो 0 हो गया, भागफल तो 32 हो गया। 6 से जब भाग किए तो भागफल 32, शेषफल 0। खोज लीजिए इसमें,
भागफल 32 शेषफल 0, भागफल 32 शेषफल 0। यहां पे ये ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। डी आप दे के सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिएगा। क्लियर है? चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा समान भिन्न का युग्म है, यानी कि युग्म मतलब जोड़ा है, किसका? समान भिन्न का। समान भिन्न मतलब लाइक फ्रैक्शन और समान भिन्न मतलब अनलाइक फ्रैक्शन, है ना। हम बताए हुए हैं, हम जब भिन्न पढ़ा रहे थे तो बहुत डीपली भिन्न को पढ़ाए थे, है ना। नए जो सदस्य मेरे साथ जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप जहां से हम भिन्न शुरू किए हैं वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप भिन्न को देख लीजिएगा। अभी तक जो हम 1 महीना पढ़ाए हैं यदि आप उसको ठीक से देख लीजिएगा तो इतना तय है कि आपका 3 से 6 नंबर आपका सॉल्व, इतना मेरा विश्वास कहता है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, बेसिक कंसेप्ट से उसका प्लेलिस्ट भी तैयार कर देंगे। आपको ऑनलाइन में चैनल पे प्लेलिस्ट भी तैयार कर देते हैं बेसिक कंसेप्ट का। चलिए यहां देखते हैं। तो समान भिन्न क्या होता है? लाइक फ्रैक्शन, सो क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन, LIKE, लाइक फ्रैक्शंस। क्या होता है? जिस भिन्न का हर समान हो, हर समान हो। हर कहां होता है? भिन्न में ऊपर अंश होता है, नीचे हर होता है। नीचे वाला यदि बराबर है तो वो समान भिन्न है। यहां नीचे वाला बराबर है? नहीं है। यहां बराबर है? नहीं है। देखिए यहां पे भी बराबर नहीं है। ऊपर वाला भले बराबर है, उससे मतलब नहीं है, हमको हर देखना है। यहां पे हर बराबर है, हाँ तो हर बराबर है तो समान भिन्न तो यही है, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आप डी देके सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। समान भिन्न मतलब क्या? बिल्कुल सही, हर बराबर हो। और हाँ एक चीज, कभी कभी लोग कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं, समान भिन्न को बराबर भिन्न समझ लेते हैं, है ना, या तुल्य भिन्न समझ लेते हैं। ऐसी गलती नहीं करना है। हमने तुल्य भिन्न यानी बराबर भिन्न और समान भिन्न में अंतर बताया हुआ है। समान भिन्न जिसका हर बराबर हो, और बराबर भिन्न के बारे में बताए थे जिसका मान बराबर हो, है ना। बहुत बारीकी अंतर है, इसलिए कंफ्यूजन में डालने के लिए आपको ऐसे सवाल पूछ जाते हैं। इसलिए आप लोग एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए कि जो नीचे बराबर है, हर बराबर है तो समान भिन्न, मान बराबर है तो वो हो गया आपको बराबर भिन्न या तुल्य भिन्न। क्लियर है ना? हाँ चलिए अब हम क्या करते हैं, समान भिन्न हो गया, जिसका हर बराबर हो, डी हो गया। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अब हम लोग अगला सवाल देखेंगे। समझ गए ना आप लोग ना? हर को देखना, अंश से कोई मतलब नहीं है। हर बराबर है तो समान भिन्न है ना। मान बराबर है तो वो होता है बराबर तुल्य भिन्न। हर बराबर डी बिल्कुल सही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आपके सामने अगला सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है? बिल्कुल सही, पूर्ण घन पूछा जा रहा है और नहीं पूछा जा रहा है। आपसे 2 चीज पूछ सकता है, पूर्ण वर्ग है कि नहीं है, या पूर्ण घन है कि नहीं है ना। तो आपको याद रखना है, वर्ग में 2 का जोड़ा, घन में 3 का जोड़ा देखा जाता है। किसमें? अभाज्य गुणन खंडन करके। अभाज्य गुणन खंडन करके। अभाज्य संख्या क्या होता है? हम बताए हुए हैं, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से विभाजित नहीं हो। अभाज्य संख्या के बारे में हमने बताया हुआ है, उसका गुणन खंडन कर देना है। और पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन, पूर्ण वर्ग यदि पूछेगा तो अभाज्य गुणन खंडन में 2 का जोड़ा देखेंगे, पूर्ण घन पूछेगा तो 3 का हम लोग समूह देखेंगे। ठीक है ना। ये आपको बेसिक वाले जो हम क्लास कर रहे हैं ना, उसमें अब हम वही बताने वाले हैं दशमलव के बाद। तो आप लोग कंटिन्यूसली रहिए, आप लोगों को दोनों तरह का आप लोगों को क्लास मिलते रहेगा। एक मिलेगा आपको बेसिक और एक CTET का PYQ। दोनों तरीके का हम क्लास जो है ना कंटिन्यूसली करेंगे। तो समय कुछ कमी हो जाती है ना, विद्यालय से आते आते शाम हो जाती है, फिर तैयारी को करना पड़ता है, तो हम समय निकाल के दोनों का हम फिर कंटिन्यूसली शुरू करेंगे। लेकिन आपका ये PYQ अब रेगुलरली चलेगा। हम इसी के दौरान कुछ बातें आपको समझा दिया करेंगे। चलिए सवाल पे आते हैं। कहता है कि पूर्ण घन नहीं है, पहले खोजना है कि है कौन कौन, जो है उसके अलावा जो होगा वो नहीं होगा। चलिए सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे,
729 का पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। 729 का अभाज्य गुणनखंडन। तो पहले अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, दूसरा 3, तीसरा 5, फिर 2, 3, 5, 7, फिर 11, इस तरीका से। तो पहले 2 से देखेंगे, 2 से लगेगा इसमें। तो 2 से विभाजित का हम नियम बताए थे, इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो। 2 से नहीं होगा। 3 से चेक करेंगे, तो 3 से विभाजिता की जांच भी हम पढ़ाए हुए हैं, वहां आप लोग देख लीजिएगा करके। समय निकाल के आप लोग बेसिक जो हम 1 महीना पढ़ाए हैं ना, उसको देख लीजिएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। हम बार बार आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, आपको वहां से बहुत कुछ मदद मिल जाएगा। 3 से चेक करेंगे, 3 से विभाजिता का नियम बताए हैं, सभी संख्या को जोड़ दीजिए। तो 9, 2, 11, 7, 18 होता है। 18 3 से विभाजित है, 3 से 18 हाँ है, तो ये संख्या में 3 से विभाजित होगा। 3 से लगा देंगे, देखिए 3 से 7 में लगाएंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9। फिर देखेंगे 3 से, 4 3 7 2 9, सबको जोड़ दीजिए, 4 9, 9 3 से विभाजित है, ये संख्या में 3 से विभाजित होगा। 3 8 है 24, 3 एकम 3। फिर 3 से, 3 दूनी 6, 21, 3 7 21। फिर 3 से 9 3 27। इसको पूरा गुणा कर दीजिएगा, इस सब अभाज्य संख्या को, तो इतना पूर्ण जाएगा। यानी कि 729 के अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंडन क्या हो जाएगा? 3 गुना 3 कितना बार? 6 बार। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। चलिए ठीक है, तो गुणा कीजिएगा, फिर इतना आ जाएगा। इस तरह का सारा अभाज्य संख्या का गुण, अभाज्य संख्याओं के गुणा के रूप में लिख दिए, उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंडन। अगला है आपको 1000 के अभाज्य गुणनखंडन। क्या हो जाएगा 1000 का? 1000 को 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10 5, 1 शून्य उतरेगा, 0 से लगेगा, फिर 0, फिर 2 से, 2 दूनी 4 10, 2 पंचे 10, 0 उतर जाएगा। फिर 2 से 125, फिर यहाँ पे इकाई स्थान पे 5 या 0 हो तो 5 से लग जाएगा। 3 से चेक करते हैं, 5 2 7 1 8, 8 3 से विभाजित नहीं होगा, तो ये संख्या 3 से विभाजित नहीं होगा, 5 से लगेगा। 5 दूनी 10, 5 25, फिर 5 से 5 25। पहला अभाज्य संख्या 2 3 बार और 5 3 बार। ये हो गया 2 गुना 2 3 बार और 5 गुना 5 भी 3 बार। अब है 333। 333 का हम लोग चेक करेंगे। 333 का अभाज्य गुणनखंडन, ये आपको 2 से भी नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, फिर 3 से लग जाएगा। 3 तिया 9 है ना, 21, 3 7 21। ये आपको हो जाएगा 3 गुने 3 गुने 37। एक मिनट माफ कीजिएगा, एक मिनट माफ कीजिएगा आप लोग। 3 तिया 9, 21, ठीक है, ठीक है, ठीक है। माफ करेंगे आप लोग, ठीक है। 3 गुना 3 गुना 37। अब अगला क्या? 216। 216 का यहाँ देखते हैं हम लोग। 2 से लगाएंगे 108, फिर 2 से लगाएंगे 54, फिर 2 से लगाएंगे 27, फिर 3 से 9, फिर 3 तिया 9। ये आपको हो गया 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। चलिए यहां तक हम लोग क्या किए, पहले चारों संख्या का अभाज्य गुणनखंडन कर लीजिए। अब कहता है खोजने के लिए पूर्ण घन। तो पूर्ण घन जब होता है तो 3 3 का समूह पुराते हैं। यदि 3 3 का समूह आ गया तो पूर्ण घन है, नहीं आया तो नहीं है। यदि यहीं पर पूर्ण वर्ग पूछता तो 2 2 का जोड़ा लगाते। वो पूछ नहीं रहा है, वो आपको सिर्फ बता रहे हैं कि ऐसा कहीं मिले तो ऐसा कीजिएगा। तो पूर्ण घन में 3 3 का समूह बनाना है, किसमें? उस संख्या के अभाज्य गुणनखंडन में। तो हमने सभी संख्याओं का अभाज्य गुणनखंडन बना लिया। अब यहाँ पर 3 3 का समूह देखेंगे, तो 3 का समूह यहाँ बन रहा है, पूरा पूरी बन रहा है। इसका मतलब ये पूर्ण घन संख्या है। यहां भी 3 3 का समूह बन रहा है संख्या का, एक ही संख्या का 3 3, ठीक है। ये भी पूर्ण घन संख्या है, यहां भी हो रहा है, ये भी पूर्ण घन संख्या है। लेकिन यहाँ पे 3 3 का समूह नहीं बन रहा है, 3 3 37 हो जाता है ना, नहीं हो रहा है, नहीं फुट रहा है। इसका मतलब है कि ये पूर्ण घन नहीं है। 333 पूर्ण घन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर 3 3 का समूह अभाज्य गुणनखंडन में नहीं आ रहा है।
आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि नहीं पूछ रहा है तो यही होगा, आपका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर है? समझ गए होंगे लगभग। नहीं समझे होंगे तो दोबारा देखिएगा कि सर आखिर बोले क्या और उस समय उंगली कहां था, समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो टेंशन नहीं लेने का है, आप सीधा मेरा नंबर उठाइए, व्हाट्सएप कीजिए। बहुत सारे छात्र फोन करते हैं, ये जो 2021 का हम शुरू किए हैं, ये आप लोगों का ही फोन कॉल्स बहुत सारा आया था, इसलिए हमने शुरू किया। और आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमें सपोर्ट करें। मेरी भी इच्छा होती है मैं लाइव आके पढ़ा हूं। बस मेरा सब्सक्राइबर 1K नहीं आया, यानी 1000 नहीं पूरा हुआ है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है एक बार कि आप लोग शेयर कर दें ताकि मेरा भी 1K हो जाए, तो मैं भी आप लोगों को लाइव आके पढ़ाऊं। आप इनको नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आपके सामने अगला सवाल कहता है कि सीखा एक लड़की है, सीखा एक ईंट भट्ठा पर ईंट खरीदने गई। ईंटों का मूल्य 2500 रुपये प्रति 1000 ईंट था। मतलब यह है कि 1000 ईंट यदि आप लीजिएगा तो 2500 रुपया आपको देना होगा। अगर उसके पास केवल 4000 रुपये है, वो जो ईंट खरीदने गई थी तो उसके पास मात्र 4000 रुपया था, वह कितनी ईंटें खरीद सकती है ना। इस तरीके के सवाल को हम लोग एक ही नियम से बनाते हैं, और एक ही नियम हम अभी बेसिक कंसेप्ट में बताए नहीं है, फिर भी कोशिश करते हैं आप लोगों को समझा देने का। चलिए, सवाल से हम कुछ बातें लेके आते हैं। 1000 ईंट, 1000 ईंट का कीमत कितना? 2500। कितना लेके गया है? कुल कितने रुपए लेके गए हैं? 4000। यानी ये दोनों रुपये है, ये दोनों क्या है? रुपये है। ये क्या है? संख्या है ईंट का, संख्या है ईंट का। 1000 का दाम 2500, तो 2500 में कितना ईंट? ठीक है। अब आपको यहां पर यह बताना है कि 4000 में कितना ईंट आएगा। 1000 ईंट का दाम तो 2500 है, लेकिन 4000 में कितना ईंट आएगा? ध्यान दीजिएगा, आपको 3 चीज मिला हुआ है, 2 रुपये और 1 ईंट। कह रहा कि अगला यहां पर ईंट कितना आएगा। ऐसे सवाल को बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग कैसे बनाते हैं? हमको निकालना क्या है? ईंट की संख्या। क्या निकालना है? ईंट की संख्या। तो जो हमको निकालना होता है उसको हम आगे रखते हैं। समझिए इस चीज को, जो चीज हमको निकालना होता है उस चीज को हम आगे रखते हैं। जैसे अभी आप ये कह सकते हैं कि 1000 ईंट का दाम 2500 रुपये, ठीक है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि 2500 रुपये में 1000 ईंट, ये भी आप कह सकते हैं। दोनों एक ही चीज है, लेकिन पहले यहां पर हम बोलते हैं ईंट, फिर बोलते हैं रुपये, और दूसरी बार में हम पहले रुपये बोलते हैं तब ईंट बोलते हैं। अंतर यही है, बात एक ही है, बस अंतर यही है ना। कहता बतवा इज सेम सेम बट डिफरेंट इज तनी मनी। तनी मनी मतलब पहले यहां पर हम क्या बोल रहे हैं? ईंट की संख्या, फिर बोल रहे हैं रुपये, और दूसरी बार हम पहले रुपये बोले तब बोले ईंट की संख्या। लेकिन आपको चाहिए क्या? ईंट की संख्या चाहिए। तो याद रखिएगा, ईंट की संख्या जो यहां मांगता है ईंट की संख्या, इसको बाद में बोलना है, इसको बाद में बोलना है। इस चीज को आप ऐसे लिखिए, ध्यान दीजिएगा मेरे साथ। 1000 ईंट का कीमत 2500 रुपये, तो कीमत बाद में बोलते हैं, लेकिन हमको चाहिए ईंट की संख्या ना, इसको बाद में बोलेंगे। लिखेंगे 2500 रुपये में 1000 ईंट, इसको बाद में लिखेंगे। चूंकि ध्यान दीजिएगा, हमको ईंट की संख्या चाहिए तो संख्या बाद में, इसी चीज को लिखना है पहले। निकालना क्या है? हमको ईंट की संख्या है, जमा रखना है। लिखेंगे चूंकि 2500 रुपये में 1000 ईंट मिलता है। चूंकि 2500 रुपये में 1000 ईंट मिलता है, 1000 ईंट मिलता है। हम ईंट को बाद में क्यों लिखें? क्योंकि हमको ईंट की संख्या ही निकालना है, ठीक है ना। जो निकालना होता है उसको बाद में लिखते हैं। तो चूंकि 2500 रुपये में 1000 ईंट मिलता है, इसीलिए 1 रुपये में कितना मिलेगा? 1 रुपये में कितना मिलेगा? अब लोग यहां कंफ्यूज कर जाते हैं कि अब आगे भाग करना है, गुना। सिंपल देखिए, 2500 से घट के ना 1 हो गया, इससे ये कम न है ना। तो जब कम हो जाए तो भाग हो जाता है।
जब यहां से घट के यहां कम हो जाए, 2500 से कम होता है ना, जब इससे कम हुआ तो इससे भाग हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यानी कि 1000 में 2500 से भाग हो जाएगा, ईंट मिलता है। इसीलिए कितने रुपये है इसके पास? 4000 ना, लिखेंगे इसीलिए 4000 रुपये में, 4000 रुपये में। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहां से घट के 1 हुआ था तो इससे भाग हो गया था, अब यहां तो इससे बढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही। जब इससे घट के 1 पे आए तो इससे भाग हो गया, और जब इससे बढ़ रहे हैं तो इससे गुना हो जाएगा। बिल्कुल सही। घटे तो भाग, बढ़े तो गुना हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये आपको 1000 बटे 2500 तो है ही, यहां बढ़ा है ना, इससे गुना हो जाएगा 4000। ध्यान से देखिएगा आप लोग, शून्य शून्य से कट जाता है, ये शून्य भी इससे कट जाएगा। ध्यान से देखिएगा, यहां 10 और यहां 25 बचा है, तो 5 दूनी 10 और 5 25। यहां तक कोई दिक्कत? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 से ही विभाजित हो जाएगा क्योंकि इकाई स्थान पे शून्य है, तो 5 एकम 5, यहां काटिए, 5 8 40, 2 शून्य में 2 बार लगा देंगे। क्या सब बच गया है बताइए तो? 2 गुना 800, 2 गुना 800 बटे कितना बच गया? 1, यानी 1600 बटे 1, यानी कि 1600 क्या मिलेगा? ईंट मिलता है। 1600 ईंट मिलता है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। इस तरीका से एक एक नियम से निकाला जाता है ना। कुल का कितना तो 1 का कितना, इतना का कितना, ये हो गया आपको एक एक नियम से निकालना। हम जो कुछ बताया अभी आपको, आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो दोबारा देखिएगा, दोबारा में भी समझ में नहीं आए तो व्हाट्सएप पे आप लिखिएगा, नहीं समझे हम आपको दोबारा कर देंगे। चलिए इसको एक तरीका से और निकाल सकते हैं, मौखिक भरबोली जल्दबाजी में। कैसे? बिल्कुल सही। अच्छा, ये चुकी का चिन्ह 2 ऊपर 1 नीचे चुकी होता है, और 1 ऊपर 2 नीचे, इसीलिए का चिन्ह होता है। इसका एक और आसान सवाल, एक और आसान तरीका है। कहिए कैसे? तो 2500 रुपया में 1000 ईंट होता है। छोड़िए उस सवाल में आप उलझ जाइएगा, है ना। हम सिंपली भाग देके बता रहे थे कि सिंपली में क्या बताते हैं हम आपको कि 2500 रुपया में 1000 ईंटा है ना, तो 2500 से इसमें भाग दे दीजिए। हम ऐसे बताते थे कि 2500 रुपया में 1000 ईंटा है, तो 2500 से आप 1000 में भाग कर दीजिए। हम ये बताते हैं। तो 2500 से 1000, 2500 से 2500 रुपये प्रति 1000, है ना, ऐसे लगाते। 2500 से 2500 रुपये, अच्छा इसमें कंफ्यूज कर जाएगा। 2500 रुपये 1000, है ना, तो 2500 से भाग देना है 1000। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भाग देते, लगता नहीं, दशमलव देते, शून्य बैठता, 25 चौके 10,000, यानी कि ये 0.4 आता, और 0.4 को 4000 जो रुपया है उससे गुना कर देंगे, तो 4 चौके 16 पर 3 शून्य, है ना, 16 पर 3 शून्य, 4 चौके 16 पर 3 शून्य आएगा गुना में, है ना। तो यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, यहाँ दशमलव बैठ जाएगा, यानी 1600.0, दशमलव के बाद शून्य कोई वैल्यू नहीं होता है, यानी आपका 1600 आंसर, 1600 ईंट का आंसर आ जाता है। इसमें आप कंफ्यूज कर जाइएगा, अभी इसको समझ जाइएगा ना, तो ये ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, है ना। ये अभी आपको बताना नहीं चाह रहे थे। ये भिन्न का दशमलव का गुना भी है, तो हम बेसिक कंसेप्ट में अभी दशमलव को बता रहे हैं, कौन बड़ा कौन छोटा है, उसके बाद जोड़ घटाव बताएंगे, तब गुना भाग बताएंगे, तो समझ में ज्यादा आएगा। आप इसको जरूर समझने की कोशिश किए होंगे या कुछ न कुछ समझे होंगे। आप अभी इसी पर रहिए, ये समझ जाइएगा तो ये ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ गए ना। आप लोगों का यहाँ तक समझ देने के लिए, मेरे साथ विश्वास बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।